Hello students, I Amir Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SysTech. Today we will discuss about lathe. सबसे पहले अगर आपको लेथ को इंट्रोड्यूस करना है तो आप सिंपल सी एक लाइन याद रखिए, लेथ मशीन इज़ एन एंशाइंट टूल. Lathe machine. Lathe is a kind of a machine which is utilized to remove the amount of material in order to get the desired shape. स्टार्टिंग में इनिशियली 13 सेंचुरी में क्या होता था कि इतनी एडवांस लेथ मशीन नहीं थी. लेथ जो है एक तरह की एक मशीन है जिसका काम क्या है कि आपका जो मटेरियल होता है, जो आपका माइल्ड स्टील का मटेरियल हो गया, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल हो गया, इन सब पे से उसका काम ये है कि वो मटेरियल को रिमूव करता है ताकि आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके. सो मैं बात कर रहा था 13 सेंचुरी की. तो 13 सेंचुरी में क्या होता था, लेथ मशीन इतनी एडवांस नहीं थी, ना तो उसमें हेड स्टॉक था, ना तो उसमें टेल स्टॉक था, ना तो उसमें पावर ट्रांसमिशन किया जाता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. बट 19 और 20 सेंचुरीज़ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ और धीरे धीरे करके इसमें गियरिंग मैकेनिज्म आया, पावर ट्रांसमिशन आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, पुली सिस्टम आया, फिर गियरिंग मैकेनिज्म लगाया गया, दैन उसके बाद चक वगैरह, इसके बाद टेल स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक, इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद ये पूरी एक मशीन 20 सेंचुरी में कंप्लीट हुई कुल मिला के. और आज आप चाहें तो लेथ मशीन को कह सकते हैं, लेथ मशीन इज़ अ फादर ऑफ लेथ मशीन इज़ द फादर ऑफ मशीन्स. बिकॉज क्यों कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे CNC मशीन्स देखेंगे, अगर आप कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स में कहूँ अगर, तो ये मशीन्स आज टोटली जो बेस्ड हैं ये लेथ मशीन्स पर हैं. तो लेथ मशीन्स जो है आज के टाइम के कन्वेंशनल मशीन हो गई है. एक लेथ मशीन जो है एक ये कन्वेंशनल मशीन हो गई है. और अगर आपको लेथ को डिफ़ाइन करना होगा तो आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे. So, lathe can be defined as it is a machine tool that is used to remove metals from a workpiece to give a desired shape and size. जैसे कि मैंने अभी पिछली कुछ देर पहले ही आपको फिर से ये डेफिनेशन बोली थी कि लेथ क्या है, एक तरह की मशीन है जिसका काम क्या है, मेटल्स रिमूव करना है वर्कपीस पे से ताकि हमें हमारा डिज़ायर्ड शेप और प्रोडक्ट मिल सके. लेथ मशीन में हम लेथ को मेटल वर्किंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वुड टर्निंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लास वर्किंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और प्रोडक्ट को डेफिनेट रिक्लेमिनेशन मींस प्रोडक्ट को एक डेफिनेट शेप और साइज़ देने के लिए भी हम लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं. लेथ मशीन के अंदर आप अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टर्निंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग. हम इन सब सारे के सारे ऑपरेशंस के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. सो आज हम जिस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द लेथ मशीन के बारे में. सो वो देख लेते हैं. सो ये आप जो देख रहे हैं ये एक पिक है इंजन लेथ मशीन का, जो आपने हमारी वर्कशॉप में देखा होगा. आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर अगर देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पर इस लेथ मशीन के जो पोर्शन होता है उसे हम हेड स्टॉक कहते हैं. राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन है उसे टेल स्टॉक कहते हैं. मिडिल पोर्शन को हम कैरिएज कहते हैं. लोअर पोर्शन जिस पर ये पिलर्स पर ये पूरी ऑल ओवर मशीन रेस्ट कर रही है उसे हम लेग्स कहते हैं. और यहाँ पर जो चिप्स या फिर बर्स आके फॉल डाउन करते हैं इस सरफेस के ऊपर, इसे हम बेड कहते हैं. अब आपको हर एक पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी. मैं वन बाय वन करके आपको हर एक पोर्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनका फंक्शन क्या है इस बारे में मैं आपको समझाऊंगा. सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं हेड स्टॉक के बारे में. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेथ मशीन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. लेथ मशीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि हेड स्टॉक, बेड, टेल स्टॉक, कैरिएज, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, एप्रन, लीड स्क्रू, चक, मैन स्पिंडल, लैग. आपने वहाँ पर आप कहेंगे कि हमने तो सिर्फ 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपने बताई डायग्राम में हेड स्टॉक बताया, टेल स्टॉक बताया, कैरिएज बताया, लैग्स बताया, एंड बेड बताया. बाकी के उसमें कंपोनेंट्स तो आपने शो नहीं किए, तो बाकी के कंपोनेंट्स में जो हैं आपको वन बाय वन करके शो कर रहा हूँ. आप यहाँ पर ये देखेंगे तो मैंने आपको अभी जो इससे पहले डायग्राम जो पिक्चर दिखाया था,
तो उस पिक्स में आपने देखा था कि मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन होता है वो कहलाता है आपका हेड स्टोक, दैट इज कॉल्ड अ हेड स्टोक। सो यह आपका हेड स्टोक कहलाता है। सो हेड स्टॉक में आप देखेंगे कि 2 से 3 कंपोनेंट्स के मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है ये क्या करता है, आपका शाफ्ट की स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। मींस इसके अंदर क्या होता है, हेड स्टॉक के अंदर गियर मैकेनिज्म होता है और पुली भी होता है, पावर ट्रांसमिशन होता है इसमें आपकी मोटर से। मोटर जो होती है आपकी 3 या 3.5 हॉर्स पावर की आपकी मोटर रहती है और उस मोटर के थ्रू, पुली के थ्रू पावर ट्रांसमिट किया जाता है एंड वही पावर ट्रांसमिट फिर आपके गियर मैकेनिज्म को किया जाता है। गियर मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्पीड में वेरिएशन कर सकते हैं। तो आप ये तीनों लीवर जो देख रहे हैं इनका काम ये है कि आपकी स्पीड में लो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मीडियम स्पीड कर सकते हैं या फिर हाई स्पीड पे भी लेथ मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे नीचे की तरफ जो देख सकते हैं, हर एक मशीन का जैसे स्विच होता है, हर एक फैन का जैसे स्विच होता है, वैसे ही लेथ मशीन का भी स्विच है और आप इस स्विच से आप दोनों तरफ ऑपरेट कर सकते हो। आप क्या चाहो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हो मशीन को रोटेट करते हुए, या फिर आप चाहो तो रिवर्स डायरेक्शन में मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंगेज और डिसएंगेज ऑफ लीड स्क्रू टू पिनियन। बस आप इस चीज़ को इतना ध्यान में रखिए, इंगेज एंड डिसएंगेज ऑफ लीड स्क्रू टू पिनियन, उसकी क्योंकि आपको अभी यहाँ पर ये नहीं पता कि लीड स्क्रू क्या होता है और पिनियन क्या होता है। तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी कुछ 10 या 12 मिनट बाद मैं आपको खुद बताऊंगा कि इंगेज और डिसएंगेज ऑफ लीड स्क्रू टू पिनियन क्या होता है। ठीक है, सो आप सिर्फ इतने नाम याद रखिएगा कि इसमें गियर मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे पुली का मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे फीड शाफ्ट स्पीड चेंज के लिए अगर आपको वो स्पीड चेंज करनी है मशीन की तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर लीवर होता है, यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच होता है आपका, और इंगेज और डिसएंगेज लीड स्क्रू होता है पिनियन से। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट आई विल शो यू, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने वहाँ पर पिछले पिक में आपने सरफेस देखी तो वहाँ पर गियर मैकेनिज्म ट्रांसफ़र हो रहा था। तो आप ये देखिए, ये पुली है, ये पुली जो है वो आपकी 3 या 3.5 हॉर्स पावर की मोटर से कनेक्टेड है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ पे, और ये पावर ट्रांसमिट किसको हो रहा है, फिर ये गियर ट्रांसफ़र को हो रहा है। ठीक है, गियर मैकेनिज्म को हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो अगर आपको स्पीड कम मीडियम करनी है या फिर हाई स्पीड करनी है तो आप इस गियर मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। या आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये बेल्ट ड्राइव है, ये देखिए आप, ये मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमने पावर ट्रांसमिट किया है पुली के थ्रू, और देन पुली जो है आपका गियर मैकेनिज्म से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म समझ सकते हैं। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है एंड स्पीड वेरिएशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेथ का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका बेड, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट पिक मैंने आपको दिखाया था उसका पोर्शन क्या है, आपका बेड है। ठीक, सो आपका जो बेड होता है वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है, और कास्ट आयरन का बनाने की वजह क्या है, क्योंकि कास्ट आयरन की ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। आप देख सकते हैं इस पर मैक्सिमम मशीन लोड जा रहा है और ये जो है लेग्स के ऊपर भी रेस्ट कर रहा है। मींस ये क्या करता है, आपका मैक्सिमम लोड कैरी भी कर पाता है, एंड दूसरी बात ये है इसके ऊपर आपका चिप्स गिरते हैं। जितने भी आपके चिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं, तो हार्ड मटेरियल होगा तो हीट जो रहेगी उसको वो एब्जॉर्ब भी कर पाएगा, एकदम जलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये कास्टिंग एक टर्म होती है। तो ये जो आपका बेड होता है ये कास्ट आयरन के मटेरियल से जो बना होता है। सो कास्टिंग एक प्रोसेस होती है जो जिससे कि आप इस बेड को बना सकते हैं, वो भी सिंगल पीस पैटर्न में। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें बेड में कि बेड कास्ट आयरन से बना होता है और कास्टिंग की प्रोसेस से बना होता है, सिंगल पीस कास्टिंग प्रोसेस से बना होता है। और इसका काम क्या होता है, इसकी कंप्रेसिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, और लास्ट थिंग इसका वर्क, ये फंक्शन ये है कि सिर्फ ये आपके जो चिप्स या बर्स होते हैं उनको ये कलेक्ट करता है। नाउ टेल स्टोक। अब आपको जैसे मैंने आपको पिक में दिखाया था, इनिशियल पिक में मैंने आपको बताया था कि ये तो था आपका हेड स्टोक, जिसमें हमने देखा किस तरह से हमें अगर शाफ्ट की स्पीड चेंज करनी है या फिर हमें गियर मैकेनिज्म देखना था, यहाँ पर पुली से ट्रांसफ़र हो रहा था किस तरह से, इंगेज और डिसएंगेज ऑफ लीड स्क्रू एंड पिनियन बताया था मैंने आपको। यहाँ पर ये क्या था, आपका ऑपरेटिंग स्विच था। इसी तरह से ये हेड स्टोक के अलावा यहाँ पर टेल स्टोक है। राइट हैंड साइड पे जो आखिरी पोर्शन, एंड पोर्शन पे आप देख रहे हैं, ये आपका टेल स्टोक होता है। नाउ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस पिक को। सो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं, ये है आपका टेल स्टोक। अब टेल स्टोक क्या होता है कि आपका जो मटेरियल होता है एक्चुअली में, उसको सपोर्ट करने के लिए
आपका यूटिलाइज़ किया जाता है। हेड स्टॉक में एक्चुअली आपको हेड स्टॉक में मैं एक पोर्शन बताना भूल गया, तो मैं आपको वापस हेड स्टॉक में वापस बताता हूँ। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका हेड स्टॉक में आपका ये एक चक है, चक, जिसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा अभी। सो ये चक क्या करता है कि ये आपके मटेरियल को होल्ड करता है, ये आपके मटेरियल को होल्ड करता है, और जैसे ही आप ये स्विच ऑन करते हैं तो ये चक कैसे ऑपरेट करता है, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड पर या फिर मीडियम स्पीड पे या फिर लो स्पीड पर आपका ये रोटेट होता है। ठीक, अब अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पर चक से मैंने किसी एक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने चक से एक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया है, तो ये जब रोटेट करेगा तो ये क्या करने लगेगा, एसेंट्रिक मोशन देने लगेगा इसको। मीन्स कैसे जाएगा, ऊपर नीचे मूव होगा ये शाफ्ट। अगर ये शाफ्ट अगर रोटेट हो रहा है तो अपनी एक्सिस पे इनिशियली अपनी एक्सिस पे ये मूव नहीं होगा, ये क्या करेगा, एसेंट्रिक मोशन आ जाएगा, ऊपर नीचे मूव होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम सपोर्ट लगाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, डेड सेंटर का। और ये डेड सेंटर याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका नाम बोल रहा हूँ मैं आपको डेड सेंटर। इसका नाम क्या होता है, आपका डेड सेंटर होता है। ठीक है, ये मैं आपको टेल स्टॉक में बताऊँगा। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि उस तरफ हमने चक के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया है कि चक क्या करता है, आपके जॉब को होल्ड करता है और रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। बट अगर जॉब अगर रोटेट कर रहा होगा इनिशियली तो वो क्या करेगा, एसेंट्रिक सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस एसेंट्रिसिटी सिचुएशन में ना आए अगर आपका जॉब जो आपका सिलेंड्रिकल पीस है, अगर वो एसेंट्रिक सिचुएशन में ना आए, इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेड सेंटर का। और ये डेड सेंटर आपका किस में होता है, या आपका राइट हैंड साइड में जो टेल स्टॉक होता है उसी का एक सपोर्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो डेड सेंटर में अब हम बात कर लेते हैं टेल स्टॉक में। तो टेल स्टॉक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका टेल स्टॉक में वो होता है आपका डेड सेंटर। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ जॉब को सपोर्ट करता है। दूसरा जो रहता है डेड सेंटर, ये कंप्लीटली अटैच्ड रहता है आपका स्पिंडल से। मीन्स ये एक ही पार्ट होते हैं, लेकिन स्पिंडल जो है कुछ इस तरह से होता है, ये आपका टेपर पोर्शन में, और ये डेड सेंटर उससे कनेक्टेड रहता है, वेल्डेड रहता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये टेपर पोर्शन में रहता है। अब उसके बाद ये पोर्शन पूरा का पूरा स्पिंडल जो है ये अलग रहता है बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आने वाले पिक्स में, तो आप देखेंगे कि ये स्पिंडल बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ये बैरल, तो ये बैरल अलग रहता है बिल्कुल। देन उसके बाद ये जो चीज़ है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये व्हील जो है इसे हम कहते हैं टेल स्टॉक हैंड व्हील, इसे हम कहते हैं टेल स्टॉक हैंड व्हील। देन उसके बाद यहाँ पर इन साइड में एक टेल स्टॉक क्लैंपिंग बोल्ट होता है आपका। इस क्लैंपिंग बोल्ट का काम क्या होता है, अगर आप इस क्लैंपिंग बोल्ट को अगर लूज़ कर देंगे तो आप पूरा का पूरा इस टेल स्टॉक को क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप इसे मूव कर सकते हैं। और अगर आप जैसे ही आपने इसको यहाँ तक लेकर आए, जैसे आप मान के चलिए इनिशियल स्टेज में यहाँ पर है टेल स्टॉक, एंड आपने क्लैंपिंग बोल्ट लूज़ कर दिया, एंड देन आपने क्या करा, टेल स्टॉक को आपने इस तरफ मूव किया, तो अब ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अगर आपने इस दौरान अगर इसको सपोर्ट दी, अगर आपने अपने जॉब को या फिर वर्क पीस को सपोर्ट किया अपने डेड सेंटर से, तो टेल स्टॉक क्या करने लगेगा, बैक साइड पर रन करने लगेगा, बैक साइड पर मूव होने लगेगा, है ना। तो इसलिए ये मूव ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लैंपिंग बोल्ट इस पर यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, ताकि आप जहाँ पर भी इसे फिक्स करना चाह रहे हैं वहाँ पर इसे ये फिक्स कर सकें। सो आप ये देख सकते हैं कि डेड सेंटर यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्पिंडल और डेड सेंटर एक ही पोर्शन है, तो ये रहता है आपका डेड सेंटर और ये रहता है आपका स्पिंडल। ये क्या होता है आपका, ये आपका स्पिंडल होता है। ठीक, और यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया बैरल। ठीक, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है टेल स्टॉक में, जो मैंने आपको पिछले पिक में नहीं दिखाई थी। यहाँ पर इस व्यू में देखिए आप, यहाँ पर एक है रैम क्लैम्प। रैम क्लैम्प का मीनिंग क्या होता है, आपने अभी पिछले पिक में देखा कि मैंने आपको एक हैंड व्हील दिखाया था। वो हैंड व्हील काय का था, आपका टेल स्टॉक हैंड व्हील था। मीन्स इसको आप क्या करेंगे, रोटेट करते हैं। जैसे ही आप इस हैंड व्हील को रोटेट करेंगे तो आपका जो स्पिंडल है ये कहाँ मूव होने लगता है, बैरल जो रहता है, ये बैरल जो है एक्चुअली में, ये जो आपका बैरल होता है ये किस तरफ का मूव करने लगता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करने लगता है। क्योंकि आपका टेल स्टॉक किस तरफ होता है, टेल स्टॉक आपका राइट हैंड साइड होता था, है ना भाई। टेल स्टॉक आपका राइट हैंड साइड होता था, ये आपका बैरल होता है, और इसके बैरल के अंदर आपका क्या है लगा हुआ है, स्पिंडल लगा हुआ है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, यहाँ पर हैंडल जो लगा हुआ था टेल स्टॉक का, इसको आप मूव करते हैं तो ये बैरल किस तरफ मूव होने लगता है, इस तरफ मूव होने लगता है। जब ये बैरल मूव होने लगता है तो आपको क्या करना है, जिस पोजीशन पे आपको इस स्पिंडल को स्टॉप करना है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये रैम क्लैम्प को आप टाइट कर दीजिए, वहाँ जाके ये स्पिंडल टाइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है,
सो नेक्स्ट पार्ट जो रहता है लेथ का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये होता है कैरियाज। आपने जो फर्स्ट पिक्चर देखी थी उसमें कैरियाज जो था ये कम से कम 2 से 3 ये 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कंसिडर करता है। और कैरियाज का काम क्या रहता है, कुल मिला के टूल को होल्ड करना रहता है, टूल को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको फीड देना होता है, क्रॉस डायरेक्शन में फीड देना होता है, या फिर किसी एंगुलर डायरेक्शन में अगर आपको किसी टूल को फीड देना है तो कैरियाज का इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ कैरियाज से अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि अभी जैसे आपने अभी देखा नहीं है तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। बस आप इतना ध्यान में रखिए कैरियाज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो टूल को सपोर्ट कर सके और उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आपका क्या कर सके, टूल को मूव कर सके, क्रॉस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके, और किसी एंगुलर डायरेक्शन में आपको टूल को कट करने के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, सो ये है आपका पूरा कैरियर सिस्टम। इसमें मैं आपको सिर्फ सारे पार्ट्स के नाम बताऊंगा एंड देन हर एक पार्ट को मैं अलग पिक में दिखा के उसका फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं फर्स्ट, ये है होता है आपका टूल पोस्ट। टूल पोस्ट का ये नहीं है, ये है ये वाला पोर्शन, ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो आपको जो पिक में नहीं दिख रहा है, मैं अलग से सेपरेट पिक में आपको दिखाऊंगा। टूल पोस्ट सिर्फ इस कैरियाज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको सिर्फ शो करना चाह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा सिस्टम कैरियाज कहलाता है एक्चुअली में। ठीक, तो अपर में जो सबसे ऊपर टॉप में आपको नाम दिख रहा है उसका नाम क्या है, टूल पोस्ट है। सेकंड जो आप देख रहे हैं सेकंड, ये है आपका कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, इसका काम फंक्शन क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, कंपाउंड स्लाइड। नेक्स्ट उसी के नीचे जस्ट आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जस्ट इसी के नीचे जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कंपाउंड रेस्ट। ये कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड हैंड व्हील, ये कहलाता है आपका हाफ नट, ये होता है आपका क्रॉस फीड हैंड व्हील। सो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ों का काम समझा देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल हैंड व्हील, अगर आप इसे रोटेट करेंगे, अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कैरियर सिस्टम आपका किस तरफ मूव होने लगेगा, ये आपका राइट से लेके लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्रॉस फीड हैंड व्हील का अगर मैं मैकेनिज्म समझाऊं, अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये व्हील, ये मशीन पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी, ये क्रॉस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव हो जाएगी, मींस आगे की तरफ मूव होगी परपेंडिकुलर बिल्कुल। ठीक है, और यही अगर आप उल्टा कर देंगे अगर इसका, तो ये मशीन क्या हो जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी। इसी तरह से आपने यहाँ पर क्लॉकवाइज की जगह अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर लॉन्गिट्यूडनल फीड मैकेनिज्म को एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दिया तो मशीन क्या होगी, आपकी कैरियर सिस्टम क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो जाएगा। कैरियर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कंसिडर करता है, यहाँ होता है ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है आपका सैडल, ये कहलाता है आपका सैडल। तो अब सारे के सारे कंपोनेंट्स के फंक्शन के बारे में मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था सैडल, तो सैडल क्या रहता है, सैडल एक तरह से एच शेप का एक कास्टिंग प्रोडक्ट होता है। ये एक तरह से एच, आप ये जैसे एच देख रहे हैं, ये एच शेप का सैडल प्रोडक्ट होता है। कास्टिंग की सिंगल पीस टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस से बना हुआ होता है, देन अगेन फिर से कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, और इसे कहाँ माउंट कर दिया जाता है, आपके बेड के ऊपर, इसको आपके पूरे एप्रन के ऊपर, ये जो है आपका ये जो पोर्शन है ये एप्रन कहलाया जाता है, एप्रन। इस एप्रन पोर्शन के ऊपर आपका ये सैडल बनाया जाता है। ये टॉप व्यू से बता रहा हूँ, ये जो आप एच देख रहे हैं ये एच पोर्शन कैसा दिखता है, ये आपको टॉप व्यू से दिखता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एच पोर्शन, जब आपका ये जो व्हील बताया था मैंने आपको, लॉन्गिट्यूडनल व्हील बताया था मैंने आपको, जब आप इसको मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये पूरा का पूरा एच जो है, सैडल जो है, ये किस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, राइट से लेके लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। तो सैडल का काम क्या है कि आपका जो पूरा कैरियर सिस्टम है या फिर आपका जो टूल है, टूल एक्चुअली इसी सैडल के ऊपर होता है आपका, एक्चुअली इसी सैडल के ऊपर आपका क्रॉस स्लाइड होता है एंड टूल उसी को सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के इतना याद रखिए कि अगर सैडल है तो सैडल आपका एप्रॉन के ऊपर इंस्टॉल है, और सैडल का काम क्या है कि सैडल किस तरह से मूव करेगा, आपका सैडल आपका लेफ्ट से लेकर राइट साइड डायरेक्शन में मूव करता है।
नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस स्लाइड के बारे में। सो क्रॉस स्लाइड कहाँ पर होता है? ये क्रॉस स्लाइड जस्ट आपके सैडल के ऊपर होता है। जैसे कि मैंने आपसे अभी पिछली पिक में मैंने आपको बताया कि सैडल किस तरह का दिखता है। सैडल आपका एच सेक्शन का दिखता है। ये सैडल आपका एच सेक्शन का दिखता है। यहाँ पर मैंने दिखाया भी आपको, ये देखिए सैडल जो है एच सेक्शन का दिख रहा है। अब आप यहाँ पर सैडल का एच सेक्शन देख रहे हैं, तो ये सैडल किस तरफ मूव करता था? ये तो आपका राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ मूव करता था टूल को सपोर्ट करने के लिए, है ना, या फिर लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करता था। और इसी में यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर आपका क्रॉस स्लाइड, इस पोर्शन के ऊपर आपका क्रॉस स्लाइड क्या होता है? इंस्टॉल किया जाता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या है? आपका क्रॉस स्लाइड है। और ये रहा आपका क्रॉस स्लाइड व्हील। सो अगर आप क्रॉस स्लाइड व्हील को जैसे ही रोटेट करते हैं, तो क्रॉस स्लाइड व्हील क्या करेगा? आपके क्रॉस स्लाइड को मूव करने लगेगा। मीन्स आप ये देखिए, अभी ये हम यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल हैंड व्हील की मदद से हम किस तरफ आ रहे हैं? राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, है ना। तो ये टूल को किस तरफ ले आएगा? पास ले आएगा इस तरफ, लेफ्ट साइड पर। और अगर आप क्रॉस व्हील को रोटेट करते हैं, तो ये क्या करेगा? क्रॉस स्लाइड को आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। सैडल जो रहता है आपका, वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है या फिर राइट टू लेफ़्ट। इसी तरह से क्रॉस स्लाइड क्या करता है? आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉरवर्ड में जाता है या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बैकवर्ड में वापस स्लाइड करके आ जाता है। आपके अभी हमने दो चीज़ों के बारे में बात करी। एक था आपका सैडल, ये नीचे, ये था आपका सैडल। देन उसके बाद हम बात करिए आपके क्रॉस स्लाइड के बारे में। क्रॉस स्लाइड, देन इसके बाद क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो कंपोनेंट रेस्ट करता है वो रहता है आपका कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, कंपाउंड रेस्ट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ एक हेक्सा नट लगा हुआ है। इस हेक्सा नट को अगर आप लूज़ कर दें, तो ये कंपाउंड स्लाइड क्या कर सकता है? ये आपका रोटेट हो सकता है, मीन्स ये मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये मूव होने के लिए अगर आपको किसी कंपोनेंट में, किसी जॉब में या फिर किसी प्रोडक्ट में अगर आपको टेपर सेक्शन देना है, मीन्स किसी प्रोडक्ट में सिलेंड्रिकल जॉब में अगर आपको ये सिलेंड्रिकल जॉब है, इस तरह से था, इस तरह से ये एक जॉब था आपका, अब आपको इसको क्या करना है? टेपर सेक्शन देना है। तो ये टेपर देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एंगुलर कटिंग करनी पड़ेगी, मीन्स एंगुलर टर्निंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगुलर टर्निंग के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? क्या करना पड़ता है? टर्निंग का मीन्स ये है कि मटेरियल को रिमूव करना। तो एंगुलर टर्निंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड रेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी एक एंगल पर आपको इस कंपाउंड रेस्ट को सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड स्लाइड, तो कंपाउंड स्लाइड पर यहाँ पर एक व्हील दिया हुआ है। जैसे ही आप इस व्हील को रोटेट करते हैं, तो ये कंपाउंड स्लाइड क्या होता है? इस कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ये बनाया हुआ है, इंस्टॉल किया गया है। तो ये क्या करेगा? कंपाउंड स्लाइड कंपाउंड रेस्ट के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ किस तरफ डायरेक्शन में, जैसे ही आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे तो ये किस तरफ फीड हो जाएगा? ये फिर से राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर व्हील को रोटेट करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव होगा। सो इस व्यू में आपको चारों के चारों इंपॉर्टेंट थिंग्स दिख रहे हैं। सबसे पहला था आपका सैडल, जिसका काम क्या है? आपके टूल को राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में या फिर राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाना। क्रॉस सैडल, क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड किस तरफ डायरेक्शन में? क्रॉस व्हील की मदद से आप क्या करेंगे? क्रॉस हैंड व्हील की मदद से आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस सैडल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हैं। देन अगर आपके कंपाउंड रेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड रेस्ट को आप किसी एक एंगुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर आप हेक्सा नट को लूज़ कर दें तो कंपाउंड स्लाइड क्या होता है? कंपाउंड स्लाइड को आप किससे अगेन फिर से राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या फिर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो कुल मिला के आपको ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपके कैरियर सिस्टम में थे, ये आपने देख लिए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको सबसे पहले कैरियर सिस्टम में बताया था, मैंने आपसे कहा था, ये होता है आपका टूल पोस्ट। टूल पोस्ट, ठीक है। सो ये टूल पोस्ट आपको अभी भी नहीं दिख रहा, तो मैं आपको अब एक और पिक दिखाता हूँ। ये कैरियर सिस्टम का लास्ट पार्ट रहता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या रहता है? सिर्फ एक तरह से टूल होल्डर रहता है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं टूल,
ये रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस की टर्निंग करते हैं, मीन्स उस पे से अनडिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम रिमूव करते हैं। ये होता है आपका टूल पोस्ट लीवर। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इस टूल पोस्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही आप लीवर को लूज़ करेंगे टूल पोस्ट आपका मूव होने लगेगा। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे ये नट काय के लिए लगे हुए हैं, तो अगर आप इन स्क्रूज़ को अगर आप क्या करेंगे, इन स्क्रू को अगर आप लूज़ करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जगह दूसरा कोई कटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की अगर टूल टूट गया है, अगर आपको दोबारा चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको टूल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है आपका टूल पोस्ट। तो कैरियर सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, टूल पोस्ट देखा, सबसे पहले सैडल देखा नीचे जो राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करता है। देन उसके बाद हमने क्रॉस स्लाइड देखा, क्रॉस स्लाइड किस डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड में या फिर बैकवर्ड स्ट्रोक में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कैरियर सिस्टम, परपेंडिकुलर टू द सैडल। ठीक है, देन उसके बाद हमने ऊपर की तरफ और क्या देखा, कंपाउंड रेस्ट देखा जो कि एंगुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कंपाउंड स्लाइड, देन अगेन कंपाउंड स्लाइड जो है कंपाउंड रेस्ट के ऊपर रेस्ट करता है और वो स्लाइड करता है रेस्ट के ऊपर। ठीक है, देन उसके ऊपर क्या रहता है, हमारा टूल पोस्ट रहता है। टूल पोस्ट का काम क्या रहता है, सिर्फ कुल मिला के आपके कटिंग टूल को होल्ड करना रहता है टूल पोस्ट का काम। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये आपका कंपाउंड रेस्ट है और अगर आप इस हेक्सा नट को अगर आप लूज़ कर देंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। तो उसी कंपाउंड रेस्ट के नीचे एक एंगुलर स्केल बना होता है। इस एंगुलर स्केल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका कंपाउंड रेस्ट होता है इसे हम, ये होता है आपका कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट, इस कंपाउंड रेस्ट को हम किसी भी एंगल पे टर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्केल दिख रहा होगा, तो इस स्केल की मदद से हम कंपाउंड रेस्ट को किसी भी एंगल पे टर्न कर सकते हैं और हमें जब टेपर सेक्शन देना होता है किसी भी मटेरियल को तो हम वहाँ पर टेपरिंग कर सकते हैं। कैरियर सिस्टम में एक चीज़ और होती है, कुल मिला के ये जो आपको फ्लैट सरफेस दिख रही है, एक सिर्फ ये फ्लैट सरफेस जो दिख रही है आपको कास्ट आयरन की, ये आपकी कहलाती है एप्रन और ये सिर्फ आपका सपोर्ट करती है। ये सिर्फ आपके, जैसे कि आपका हैंड व्हील हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हैंड व्हील हो गया, इसको सपोर्ट कर रही है। इसका आपका जो हाफ नट होता है, ये हाफ नट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। हाफ नट क्या होता है, इसको सपोर्ट करता है, गियर मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, लीड स्क्रू को सपोर्ट करता है। सो कुल मिला के ये सब हाफ एप्रन का काम क्या होता है, ये सिर्फ आपकी फ्रंट डेस्क होती है जिसका काम क्या रहता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सपोर्ट करना होता है बस। जैसे कि आपके सैडल हो गया, एक सैडल हो गया, फिर सैडल जो है, सैडल आपका, सैडल के ऊपर आपका क्रॉस फीड है, तो सारे कंपोनेंट है, पूरा कैरियर सिस्टम को ये क्या कर रहा है, एप्रॉन आपका सपोर्ट करता है। सो अब बात कर लेते हैं लीड स्क्रू के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको हेड स्ट्रोक पढ़ाया था और हेड स्ट्रोक पढ़ाने के दौरान मैंने आपसे कहा था कि डिसएंगेज और डिसएंगेज ऑफ लीड स्क्रू टू पिनियन वहाँ लिखा हुआ था, है ना। तो आप अगर जाके पीछे जाके अगर आप देखेंगे इसी वीडियो में तो आपको दिखेगा, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं इस बारे में आपको बताता हूँ कि एंगेज और डिसएंगेज क्या होता है, लीड स्क्रू टू पिनियन क्या होता है। ये होता है आपका लीड स्क्रू, ये होता है आपका पिनियन। ठीक है, अगर आप इस जैसे ही वहाँ पर इंगेज करते हैं, हेड स्ट्रोक में अगर आप इंगेज करते हैं तो पिनियन क्या हो जाता है आपका, ये पिनियन आपका आके लीड स्क्रू से कनेक्ट हो जाता है। ठीक, और ये लीड स्क्रू क्या करती है, ऑटोमेटिकली फीड देना शुरू कर देती है। मींस अगर आपको किसी जॉब के ऊपर थ्रेड बनाने हैं या फिर किसी जॉब के ऊपर स्क्रू टाइप थ्रेड्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इंगेज करना पड़ेगा और पिनियन जैसे ही आपके यहाँ पर लीड स्क्रू से इंगेज होता है वैसे ही आपके किसी भी प्रोडक्ट पर आपके डिज़ायर्ड शेप ऑफ थ्रेड्स कट करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लीड स्क्रू और पिनियन का काम इतना रहता है कि इसका फंक्शन क्या रहता है, इसका फंक्शन सिंपल सा है कि अगर आपको कोई भी थ्रेड कटिंग करनी है किसी शाफ्ट के ऊपर, आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, आउटर सरफेस ऑफ द मटेरियल, सो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से इंगेज करना पड़ेगा, देन आपके थ्रेड्स उस पर कट होना, किसी भी जॉब के ऊपर थ्रेड्स कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो हेड स्ट्रोक के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और होता है आपका, वो होता है चक। तो चक क्या रहता है आपका, चक आपका हेड स्ट्रोक के ऊपर रहता है, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया भी था। और चक का काम क्या रहता है, चक का काम सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ आपके वर्क पीस को होल्ड करता है। ठीक है, ये चक रोटेट भी होता है पूरा और हाई स्पीड पर रोटेट होता है और आपके वर्क पीस को यहाँ इस पोर्शन पे से आपका होल्ड करता है। अब क्या होता है कि चक दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका 3 जॉ चक, एक होता है आपका 4 जॉ चक। 3 जॉ चक का इस्तेमाल सिर्फ कोई भी
सिलेंड्रिकल बॉडी को होल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि 4 जॉ चक जो रहता है, कोई भी स्क्वायर बॉडी होती है, अगर आपकी कोई भी स्क्वायर बॉडी होती है तो उसमें हम आपका 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 जॉ सेल्फ सेंटर चक, 3 जॉ सेल्फ सेंटर चक में क्या होता है, आप यहाँ पर जब ये चक की होती है, एक्चुअली में यहाँ पर ये चक, ये की होल होता है। जब आप चक की के इस्तेमाल से, कोई की एक की होती है, जैसे आपके ताले की चाबी होती है, उसी तरह से यहाँ पे चक की होती है, ठीक है। मैं आपको अदर वीडियोस में शो करूँगा चक की कैसे दिखती है। तो यहाँ पर चक की आप इसमें जब लगाते हैं, तो जैसे ही आप इस की होल को मूव करते हैं, तो ये इसके जो जॉ होते हैं, तीनों के तीनों जॉज एक साथ मूव करते हैं, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। क्लॉकवाइज में अगर आप घुमाएंगे तो आगे की तरफ मूव होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप घुमाएंगे तो ये जॉज पीछे की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। तो 3 जॉ चक को हम यूनिवर्सल जॉ चक भी कहते हैं, और इस यूनिवर्सल जॉ चक में तीनों की तीनों जॉ बिल्कुल एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, ठीक है। इट मीन्स इक्वली एक दूसरे के साथ मूव होते हैं। जबकि 4 जॉ चक में ऐसा नहीं है। 4 जॉ चक में क्या होता है कि अगर आप की को मूव करेंगे तो हर एक जॉ को आपको इंडिपेंडेंटली मूव कराना पड़ेगा। मीन्स अगर उसके 4 जॉ हैं, ये चक है हमारा, ये 4 जॉज है हमारे चक के, तो आपको यहाँ उसकी जो की होगी, जैसे आप इसको मूव करेंगे तो सिर्फ ये जॉ मूव होगा। इसकी जो की होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको जो आप मूव करेंगे तो सिर्फ ये जॉ मूव होगा, की नहीं, की होल। यहाँ की होल को जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इंडिपेंडेंटली हर एक जॉ मूव करेगा। सो ये है आपका चक। 2 तरह के चक होते हैं, 3 जॉ चक, 4 जॉ चक। 3 जॉ चक जो रहता है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट करता है, तीनों जॉज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और तीनों जॉज बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर आगे मूव होते हैं। बट लेकिन 4 जॉ चक में ऐसा नहीं है, हर एक जॉ इंडिपेंडेंटली मूव करता है। अब आप यहाँ पर चक के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे स्पिंडल। सो आपके दिमाग में आएगा भाई स्पिंडल की बात की है तो आपने स्पिंडल कहा था कि वो तो टेल स्टॉक में होता है, और स्पिंडल कुछ इस तरह से दिखता है, जो टेपर पोर्शन में होता है ये होता है आपका डेड सेंटर, और ये होता है आपका स्पिंडल। अब आप यहाँ पर कह रहे हो स्पिंडल है, तो स्पिंडल तो यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है कोई। सो मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये हम इस चीज़, ये जो है, ये जो होल दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में एक स्पिंडल है, ठीक है। सो अब आप कहेंगे ये स्पिंडल किस तरह से, मैं आपसे ये कहता हूँ। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखिए, ये एक स्पिंडल है एक तरह से टेपर से फॉर्म में, स्पिंडल टेपर फॉर्म में ही थी, टेल स्टॉक में भी थी, तो ठीक है। ये स्पिंडल है टेपर फॉर्म में, और यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है, इसके ऊपर थ्रेड्स हैं, ये इसके ऊपर थ्रेड्स हैं, ठीक है। अब ये थ्रेड्स हो गए। आपने क्या उठाया, 3 जॉ चक लेना था। अब आपको मैंने आपको 2 तरह के चक बताए, 3 जॉ चक बताया और 4 जॉ चक बताया। 3 जॉ चक सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए होता है, और 4 जॉ चक जो रहता है स्क्वायर जॉब को होल्ड करने के लिए रहता है। तो अगर आपको चक चेंज करना हुआ तो फिर क्या आप पूरा हेड स्टॉक चेंज करेंगे? नहीं। तो क्या होता है कि ये स्पिंडल होता है, इस स्पिंडल के ऊपर आप देखेंगे कि ये चक क्या आया, यहाँ से आया, और इस तरह से इसके ऊपर हमने ये इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने ये चक को इस स्पिंडल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो ये पूरा का पूरा चक इस पूरे के पूरे स्पिंडल के साथ हमें कहाँ जाना पड़ता है, इसको, यह आपका जो हेड स्टॉक होता है वहाँ चला जाता है। ये जो आपका हेड स्टॉक होता है, ये जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये हेड स्टॉक होता है, यहाँ आपका ये यहाँ आ जाता है इस तरफ, ठीक है। और इसमें होल रहता है यहाँ पे, इस हेड स्टॉक में पीछे की तरफ होल रहता है। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि ये, हाँ, ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है स्पिंडल, और इस स्पिंडल के अंदर होल रहता है। सो आपने पिछले अभी डायग्राम जो मैंने बनाया था आपको समझ में आया होगा कि स्पिंडल किस तरह से होता है वो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये होल देख रहे हैं कि आखिर बैक साइड तक पे हमने होल क्यों किया हुआ है। अगर मान के चलिए कोई आपका कोई जॉब है, उस जॉब की लेंथ बहुत ज़्यादा है, उस जॉब की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और मुझे सिर्फ यहाँ से मशीनिंग करनी है, मीन्स यहाँ से मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है। सो अगर मुझे इस मटेरियल को सिर्फ यहाँ से मशीनिंग करनी है तो इस पूरे के पूरे पोर्शन को तो फिर मुझे बहुत इंटायर लेंथ, बेड की लेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए वैसे ही बेड की लंबाई 6 फीट तक रहती है, 6 से 6.5 फीट रहती है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आप अपने बेड की जो भी जॉब है वो आप क्या कर सकते हैं, इस होल के थ्रू, यहाँ पर जैसे ये हेड स्टॉक आ गया आपका,
और ये आपकी रॉड आ गई, ठीक है, और ये आपका आगे की तरफ चक आ गया है, ठीक है। तो ये जॉब को हमने कहाँ कर दिया, ये होल के थ्रू बैक साइड तक ले आए हैं। और यहाँ पर जैसे आप ऑपरेट करेंगे तो आपका ये जॉब क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, फिर आप इसकी मशीनिंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहता है आपका मेन स्पिंडल ऑफ चक। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेथ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, इसे हम कहते हैं लेग। लेग में अगर आपको बताना हो तो दो चीज़ें ध्यान में रखिए। लेग जो है कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है, कास्ट आयरन से बनता है। अगेन कास्ट आयरन से इसलिए क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बहुत सारा मशीन का सेटअप पूरा का पूरा लोड इस लेग्स के ऊपर जा रहा है, और लेग्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती क्योंकि ये कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपके लेग्स हमेशा फिक्स रहने चाहिए। आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये नट के थ्रू यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के जो नट होते हैं, हेक्सा स्क्रू नट होते हैं, सॉरी हेक्सा स्क्रूज जो रहते हैं आपके स्टेनलेस स्टील के, उसके थ्रू ये फाउंडेशन में फिक्स कर दिए जाते हैं। लेग्स को फिक्स क्यों किया जाता है, क्योंकि जिस दौरान आप इस मशीन को ऑपरेट करते हैं तो ये मशीन आपकी वाइब्रेट होने लगती है, तो उस दौरान डेंजर बढ़ जाता है, आपकी भी चोट लग सकती है या फिर मशीन में कुछ भी टूट सकता है। तो इसलिए ये मशीन वाइब्रेट ना करे, इसलिए हम इन लेग्स को नीचे से फाउंडेशन से फिक्स कर देते हैं। सो ये था आज का लेक्चर आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन और मशीन शॉप के ऊपर। आई होप आपको हर एक इस मशीन के हर एक पार्ट का जो मैंने चीज़ें फंक्शंस बताई हैं, कहाँ पर कौन सा पार्ट है और इसका वर्किंग क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया हो समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।